हाँ, एडिट वीडियो आ गया है। जी सर। और मैं क्रॉस पोस्ट कर रहा हूँ जी। और मुझे जब मेरी बातचीत शुरू होके बता देना मुझे, ठीक है? आप चालू कर सकते हैं सर, अभी लाइव हाँ, है। नहीं, मुझे वो बाद में इसमें डालना, ओके करके, यस चैट बॉक्स में जब शुरू होगी बातचीत तो। यस। ये रुक गया है, थोड़ा सा जरा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, स्वातंत्र वीर सावरकर, फेसबुक लाइव में आप स्वागत करता हूं। जैसे कि आप आज के हमारे प्रेजेंटेशन का हेडिंग देख रहे होंगे, ये है अभी कुछ दिनों के अंदर 26/11/2008 में जो दहशतवादी हमला हुआ था, उसे 12 साल पूरे हुए हैं। तो अभी ये एक सही वक्त है, ये उस समय किस प्रकार की प्रॉब्लम हो गई थी और इसके अंदर जो हमारी कार्रवाई थी वो ठीक रही कि नहीं, हमने जो अलग अलग लेसन्स थे जो हमने सीखे इस कार्रवाई के बाद, क्या उसकी हम सही अमल बजावनी कर रहे हैं कि नहीं, हमारी सागरी सुरक्षा अभी ठीक हुई है कि नहीं, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सीआईएसएफ है, अलग अलग प्रकार की एजेंसीज होती है जो सागरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। तो क्या उनका जो काम है वो काम सही है कि नहीं, ये सब अलग अलग विषय है जिसके बारे में आज हमने बातचीत करना है। तो इसलिए मैं शुरुआत करता हूं अभी ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो से, कि जो 26/11 को हुआ था, जिसमें हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज थे, इन्होंने मुंबई के अंदर
जो 10 दहशतवादी आए थे उनको मारा था। आपको याद है कि जो 10 दहशतवादी आए थे उसमें से 8 उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज ने मारा था, जो कि कमांडोज ये भारतीय सेना के हैं और उनके हीरोज मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हवलदार गजेंद्र सिंह, इनके बारे में तो हम जरूर बातचीत करेंगे। इसके सिवाय एक दहशतवादी कसब पकड़ा गया था, उसके बारे में आपको पता है, और एक को तुकाराम ओबाळे जो एएसआई थे मुंबई पुलिस के अंदर, उन्होंने उसको मारा था। और एएसआई तुकाराम ओबाळे को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। आपको ये भी पता होगा कि तुकाराम ओबाळे ये भारतीय सेना में काम करता था। उन्होंने वहां पे रिटायर्ड होने के बाद मुंबई पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट ली थी। तो ये जो सभी हीरोज है, इन हीरोज को पहले हम सैल्यूट करते हैं और हमारी कार्रवाई आगे की शुरू करते हैं। तो सागरी सुरक्षा हमारी देश की सुरक्षा का एक बहुआयाम है। हमारी जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तकरीबन ये 7,600 किलोमीटर की है। हमारे दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और दूसरा है लक्षद्वीप। इसके सिवाय प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास जो अलग अलग साधन है, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अलग अलग प्रकार की बोटें हैं, अलग अलग प्रकार के रडार्स है। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत जरूर करेंगे। हमारे जो मेजर पोर्ट्स है, इनकी संख्या 13 है। जो माइनर पोर्ट्स या जिसे नॉन मेजर पोर्ट्स बोला जाता है, आजकल माइनर पोर्ट्स ये शब्द जो है ये चला गया है, इसके लिए जरा माफ करिए। इसे नॉन मेजर पोर्ट्स बोला जाता है। ये 185 के आसपास है। उसमें से 70 या 75 पोर्ट्स है जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है EEZ, ये तकरीबन 200 नॉटिकल माइल तक होती है, और 350 नॉटिकल माइल तक जो होती है वो होती है एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन। तो आप देखेंगे कि इसका जो एरिया है हमारे लैंड एरिया से ज्यादा है। तो हमारी देश के लिए समुद्र का कितना महत्व है ये आप समझ जाएंगे। अगर हम हमारी समुद्र के इतिहास देखते हैं, शुरुआत करिए 1947 के बाद, क्योंकि उसके पहले जो हमारी नेवी थी या हमारा जो सागरी सुरक्षा दल था, उसके ऊपर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बल्कि बहुत पहले काफी सारी पावरफुल नेवीज हमारे पास थी, लेकिन जो नियर हिस्ट्री है वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज ये पहले रूलर थे कि जिन्होंने नेवी का निर्माण किया। और उनकी जो नेवी थी, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नेवी के साथ झगड़ा किया। उसके साथ जो किनार पट्टी के ऊपर सिद्दी थे, इसके सिवाय और यूरोपियन पावर थी, फ्रेंच थे, डच थे वगैरह, इन सब के साथ उन्होंने लड़ाई की और जो नेवी की रचना उन्होंने की। और उनके पश्चात कान्होजी आंग्रे, इन्होंने इस नेवी को काफी आगे बढ़ाया था और इस नेवी ने काफी देर तक यूरोपियन नेवीज के साथ अच्छा मुकाबला किया। मैं इतिहास में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो हमारी लड़ाइयां हम लड़े हैं उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। 1947 के बाद 47 में जो लड़ाई पाकिस्तान से शुरू हो गई हमारी, 6 महीना चली, तो उस समय तो नेवी का खास काम नहीं हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट लड़ाई थी 1962 के अंदर, उसके अंदर भी नेवी का कोई हिस्सा नहीं था, बल्कि हमने उसको इस्तेमाल करना था। और जो चाइनीज का जो ट्रेड है उसे हम जरूर रोक सकते थे, लेकिन वो किया नहीं गया था। इसके बाद 1965 के बाद 1965 का जो वॉर हुआ था, उसमें थोड़ा बहुत कार्रवाई जरूर हुई थी कि द्वारका में जो हमारी जो गैरिजन्स थी नेवी की, इसके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। 1971 एक अच्छा समय था जब नेवी ने कराची पोर्ट के ऊपर भी हमला किया और वहां पे जो उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो रिफाइनरी है उसे बंद पाड़ा। इसके सिवाय जो बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, उसके अंदर चिटगांव है या बाकी इलाका है, वहां से रूट भागने का जो रूट था पाकिस्तानी आर्मी का, वो ब्लॉक कर दिया। ये देखिए
ये बांग्लादेश की सीमा है और ये सब जो रूट है हमने हमारी नेवी ने ब्लॉक कर दिया था। तो इसलिए पाकिस्तान का वहां से जाना इम्पॉसिबल था। पाकिस्तानी आर्मी का जो बांग्लादेश में अटके हुए थे और उन्होंने कोशिश की म्यांमार की तरफ जाने की, लेकिन वहां पे हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज जो भारतीय सेना के नीचे काम कर रहे थे उन्होंने रोका, तो वहां नहीं जा पाए। और 99 के बाद जो इतिहास है वह कारगिल की लड़ाई के अंदर, तो नेवी तैयार थी लड़ाई के लिए, लेकिन वो एक लिमिटेड वॉर था, वहां पे ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी जो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन हमने अभी किया हुआ है, इसमें हम 4 देशों के साथ हमारा नौदल का जो कोऑपरेशन है ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और जिससे हम चाइना को चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अभी एक्सरसाइज मलबार नाम की एक्सरसाइज खत्म हो गई, युद्धाभ्यास खत्म हुआ, जिसमें हमने इन 4 नेवीज के साथ नेवल कोऑपरेशन जो है वो किया था। इसके सिवाय हम काफी सारी एक्सरसाइजेस लोगों के साथ करते हैं। चाइना की ज्यादा फिक्र हमने ना की, और हमने इन सब के साथ अच्छा नेवल कोऑपरेशन करने की शुरुआत की हुई है, जो अच्छी चीज है। और इसमें जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है उनको भी इसमें शामिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम शुरुआत करते हैं कुछ हीरोज को सैल्यूट करते हुए। ये है हवालदार संग्राम पाटिल, 16 मराठा लाइट इन्फेंट्री का ये एक जवान है, जो मैं मराठा रेजिमेंट का हूँ। और इसका कल जो नौशेरा में ट्रांस एलओसी जो फायरिंग हुई, इसके अंदर इसने अपने प्राण का बलिदान दिया। ये कोल्हापुर का था, तो इसे हमने हमारी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के ये ब्रेव सोल्जर्स होते हैं जिनके कारण हमारा देश सुरक्षित रहता है। आपको याद है जब लास्ट प्रेजेंटेशन मैंने किया था, तभी मैंने सिपाही जो ऋषिकेश जोंधळे है, इसकी भी फोटो आपको दिखाई थी। ये भी एक यंग सोल्जर था जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, और इसने अपने प्राण का बलिदान दिया। इसके सिवाय नागपुर का एक सोल्जर है, सिपाही सताई, जो 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री का था, इन्होंने भी अपने प्राण का बलिदान दिया। तो ये सब हमारे सोल्जर्स है जिनको हमने सैल्यूट करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं 26/11 की। 26/11/2008 को जब हमला हुआ था, तो उस हमले के अंदर के जो हीरोज थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। वैसे तो ये 7 बिहार के थे, बाद में इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में प्रवेश किया था, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप में ये काम कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बोलना ये मेरा आज का मुख्य विषय नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि इसके 2 बड़े भाग हैं। एक तो है कि जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करने वाले कमांडोज, जिसे SAG यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप बोला जाता है, ये 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप एक है, और दूसरा 52 एक्शन ग्रुप है। तो इनके जो कमांडोज है, इनके जो अधिकारी है, ये केवल भारतीय सेना से है। इसका दूसरा एक बड़ा अंग है जिसे SPG बोला जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये VVIP प्रोटेक्शन के लिए है, वहां पे पुलिस और इतर कर्मचारी आते हैं। लेकिन जो बहादुर जो एक्चुअली लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, ये है 51 और 52 के जो कमांडोज है, और इन्होंने बहुत अच्छी कामगिरी की हुई है। इनकी जो निर्मित हुई थी 1984 के बाद, जब श्रीमती इंदिरा गांधी का मृत्यु उनके जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके थ्रू हुआ, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की निर्मित की गई, और उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। जब पंजाब के अंदर जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ, तभी उन्होंने जो दहशतवादी गोल्डन टेम्पल में आए थे, वहां पे उन्होंने बाहर उनको मारा, जो एक बहुत ही अच्छा काम था। इसके सिवाय काफी सारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्होंने हिस्सा लिया। इनको काफी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। कभी बाद में मौका मिलेगा तो NSG की जो बहादुरी है, इसके बारे में हम कभी किसी सेशन में अपने आप ही बोल सकते हैं। तो ये जो 51 और 52 SAG था,
इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। 26/11 में क्या हुआ, आपको पता है कि 10 दहशतवादी जो लश्कर-ए तोयबा के थे, वो कराची से एक बोट में निकले। इसके बाद हमारी कुबेर नाम की जो एक फिशिंग ट्रॉलर था, इसे उन्होंने कैप्चर किया और उसके अंदर वो हमारे समुद्र के अंदर आके पहुंच गए। और इसके बाद उन्होंने जो कुबेर का जो कैप्टन था उसको मार दिया, उसको फेंक दिया और उसके बाद वो रबर बोट में बैठ के जो कुलाबा का जो पीछे वाला एरिया है जिसे मच्छीमार नगर बोला जाता है, वहां पे वो लैंड हो गए। और उसके बाद उन्होंने अगले 3 दिन मुंबई शहर के अंदर किस प्रकार से हिंसाचार किया, इसे मीडिया ने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा ध्यान केवल ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जब ये दहशतवादी मुंबई के 3 बड़े होटल में घुसे, उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई की, केवल मैं इसके ऊपर मेरी आज की जो कथा है इसे कंसंट्रेट करना चाहूंगा। तो जब खबर मिली तो काफी देर तक ये क्लियर नहीं था कि कितने दहशतवादी आए हैं, क्योंकि ये दहशतवादियों ने अपने आप को 4 अलग-अलग टीम में बांटा, जिसमें 2-2 या 3-3 की उन्होंने टीम की और वो 3-4 अलग-अलग दिशा में गए, अलग-अलग जगह पे फायरिंग की। तो सब जगह से एग्जैजरेटेड रिपोर्टिंग आनी शुरू हो गई कि यहाँ पर भी दहशतवादी है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि जो दहशतवादी बाहर से आता है, उसके पास कितनी एम्युनिशन होंगी। ज्यादा से ज्यादा 5-6 मैगजीन से ज्यादा वो एम्युनिशन उसके पास हो नहीं सकती। 150-200 राउंड से ज्यादा उनके पास क्या होगा। लेकिन उन्हें काफी अंदर की भी मदद मिल रही थी और शायद ये बोला जाता है कि जिस होटल में उन्होंने प्रवेश किया, शायद वहां पर भी कुछ उन्हें एम्युनिशन का रिप्लेनिशमेंट मिला होगा। लेकिन ये कभी बाद में प्रूव नहीं हो सका। लेकिन कोई भी दहशतवादी 2-3 दिन केवल 5-6 मैगजीन के ऊपर नहीं लड़ सकता। ये बात आपको साफ समझ में आनी चाहिए। जैसे ये खबर आई तो उसके बाद तुरंत फैसला किया गया कि जबकि मुंबई पुलिस इसे ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए जो मुंबई में भी जो सेना है, नौदल है, उनको भी बुलाया गया। जो नेवी के कमांडोज है वो वहां पे पहुंच गए, कुछ देर के लिए वो वहां पे थे। उसके बाद जो सेना थी वहां पे उनको भी बुलाया गया। उन्होंने होटल को कॉर्डन कर दिया और मतलब चारों तरफ से उसे घेर लिया। और उसके ये भी फैसला किया गया कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो खास तो दहशतवादी विरोधी अभियान के लिए ट्रेन किए हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, तो इसलिए उनको लाने का फैसला किया गया। वो तो मानेसर में थे जो दिल्ली के पास था, तो स्पेशल एयरक्राफ्ट ने उनको लाने का प्लान बना। लेकिन वो स्पेशल एयरक्राफ्ट काफी घंटों से लेट हुआ, क्योंकि हमारे कुछ नेता थे जो उस एयरक्राफ्ट में बैठ के आना चाहते थे मीडिया को दिखाने के लिए, देखो हम यहाँ पे आके पहुंचे हैं। अगर ये थोड़ा जल्दी पहुंचते, जो आराम से पहुंचना था, जो हमारी कैजुअलिटीज हुई ये काफी कम हो सकती थी। एनीवे काफी देर के बाद ये पहुंचे। जब यहाँ पे पहुंचे पता लगा कि 3 अलग-अलग होटल्स में ये दहशतवादी अभी आए हुए हैं। ये 51, 52 एसएजी 150 तकरीबन इनकी स्ट्रेंथ थी, 150 और 150। तो इनको 3 हिस्से में बांटा गया और 3 अलग-अलग जगह के ऊपर एक साथ ही ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया। ये दूसरा कमांडो था जिसका नाम है हवालदार गजेंद्र सिंह। इसे भी अशोक चक्रा से सम्मानित किया गया। जो पहले कमांडो थे संदीप, ये होटल ताज में थे। ये जो आपने एक फेमस फोटोग्राफ देखी होगी कि होटल्स के ऊपर हेलीकॉप्टर के मदद से हमारे कमांडोज वहां के टेरेस के ऊपर लैंड किए गए, इसमें हवालदार गजेंद्र सिंह भी था। आप देखेंगे कि ये एक पैरा कमांडो था, बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर था और इसने दूसरे होटल के अंदर बहुत अच्छा काम किया। अभी काम का तरीका क्या था? काम का तरीका ये था कि होटल्स में तकरीबन 200-250 रूम्स थी, बहुत बड़ी रूम थी, 6-7 फ्लोर्स इतनी इसकी हाइट थी। तो ये फैसला किया गया कि ये जो
क्लियरेंस ड्रिल होंगी कि या जो रूम इंटरवेंशन होगा या जो दहशतवादी होटल में घुसे हुए हैं उनको मारने का तरीका होगा, तो इसे बाहर से सेना ने उसको कॉर्डन कर लिया था और अंदर हर एक रूम में जाके चेक करना पड़ेगा कि रूम इंटरवेंशन करके कि क्या वहां पर वो है कि नहीं। इसके लिए ऊपर से नीचे आने का फैसला किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए, जब ये टीम में एनएसजी के कमांडोज काम करते हैं तो एक टीम में 4 या 6 से ज्यादा लोग नहीं होते हैं, जिसे एक हिट टीम, HIT हिट टीम बोला जाता है और जिसका नेतृत्व या तो एक ऑफिसर यानी कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल ये करते हैं या एक JCO जैसे कि नायब सूबेदार, सूबेदार ये करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने इस प्रकार से टीम में ये बांटे गए और इसमें होटल ताज के अंदर जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जा रहे थे, इनके पास खैर इस फोटोग्राफ में उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, मेरे पास उनकी एक और फोटोग्राफ है कि जो उनके एक्चुअल ड्रेस के अंदर है। तो जा रहे थे, उनके सामने 2 दहशतवादी आए, जिन सामने सामने मुठभेड़ हो गई, जिसके अंदर दहशतवादी तो मारे गए, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के बीच में से एक गोली संदीप को भी लगी और संदीप का वहां पे देहांत हो गया। बहुत ही ये ब्रेव सोल्जर थे। उनकी फोटोग्राफ काफी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन जो हुआ, वो जहाँ पे हवलदार गजेंद्र सिंह ने भी एक दहशतवादियों को मारा। हवलदार गजेंद्र सिंह को भी उनके मृत्यु के पश्चात अशोक चक्र से गौरव किया गया। ये एक और एक हीरो है जिसकी बात हमने करना ही चाहिए, ASI तुकाराम उम्बाड़े, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वैसे देखा जाए तो ये मुंबई पुलिस के अंदर ASI थे, लेकिन इसके मुंबई पुलिस को जाने से पहले इन्होंने सेना में नौकरी की थी। सेना में नौकरी खत्म होने के बाद वो मुंबई पुलिस के अंदर आए हुए थे। तो ये थे जिन्होंने कसब को जिंदा पकड़ा और इसमें उनकी मृत्यु हो गई और ये इन्हें भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये है एक नायक संदीप सावंत जो सतारा का था, 16 मराठा इलाका कुछ महीने पहले इसका नौशेरा में डेथ हो गया था। ये भी एक शूट सोल्जर था। तो ये जो पाकिस्तान और जो चाइना है, हमारे देश के खिलाफ अलग अलग तरीके से हमें उल्टा काम करते हैं। ISI की तो पॉलिसी है ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 एजिटेशंस, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 NGOs, यानी कि देश में हिंसाचार शुरू करो, देश के अंदर कुछ उल्टी कामें शुरू करो, तो इससे हमारी देश को प्रगति को रोकना उनका काम है। उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फूड सिक्योरिटी यानी कि अन्न धान्य सुरक्षा। पिछले कुछ दिनों से जो पंजाब में, जो हमारे पंजाब के बीच में से जो हमारी रेलवे लाइन जाती है जम्मू कश्मीर को और आगे, तो ये रेलवे लाइन ही वहां पे फार्मर्स ने बंद कर दी है। मेरे ख्याल से तकरीबन 3 या 4 हफ्ते हो गए हैं जब से रेलवे लाइन ये बंद पड़ी हुई है। तो इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान हुआ है पंजाब का, क्योंकि पंजाब में जो अनाज पैदा होता है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। अभी वहां पे व्हीट ग्रोइंग सीजन है, जहाँ पे उनको काफी यूरिया नाम का जो एक खाद होता है उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसे वो नहीं ले पा रहे हैं। इसके सिवाय पंजाब में जो पावर जनरेशन होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जो साधन है, वहां पे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए कि आपने रेलवे लाइन को बंद कर दिया, जिससे कुल्हाड़ी किसके पाव पे मारी गई? कुल्हाड़ी मारी गई पंजाब के लोगों के पाव के ऊपर, जहाँ पे बिजली का संकट निर्माण हो रहा है, क्योंकि कोयला जलाने के लिए है ही नहीं। यूरिया चाहिए 9 लाख टन, लेकिन वो यूरिया आ नहीं सकता। और यही समय है, आपको पता होगा कि भारतीय सेना जो लद्दाख में है, वहां पे रेलवे लाइन जो जाती है वो पंजाब के थ्रू जाती है। वो रेलवे लाइन अभी बंद है, तो ये जो पूरा सामान भारतीय सेना के लिए लद्दाख में जाना है, वो पूरा जा रहा है अभी रोड से। आपको पता है रेल से हम बहुत ज्यादा संख्या में सामान ले जा सकते हैं,
इतना सामान हम बाय रोड ले जाना काफी कॉस्टली हो जाता है, अगर आप ट्रक से ले जाते हैं तो इस प्रकार का ये जो काम है वो कुछ संगठना करती है, उनको समझ में नहीं आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार से आप हिंसाचार करते हैं, रास्ते को रोकते हैं, रेल को रोकते हैं, तो नुकसान अपने देश का होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ये स्टॉप होती है। ये मीडिया के बारे में नेपोलियन ने काफी देर पहले बोला था कि 4 hostile newspapers are to be feared more than 10,000 soldiers, यानी कि 10,000 शत्रु सैनिकों से ज्यादा न्यूज़पेपर्स होते हैं। और हमारे कुछ न्यूज़पेपर्स अभी भी चाइना की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और उल्टी सुल्टी चीजों को महत्व देते हैं। अभी मैं 3-4 ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने बोला कि चाइना की मदद लेनी चाहिए आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए। अभी डॉक्टर अब्दुल्ला ने ये बोला, तो क्या ये मीडिया ने रिपोर्ट करने की कोई जरूरत है? महबूबा मुफ्ती बोलती है कि जो इंडिया का फ्लैग है उसे मैं सैल्यूट नहीं करूंगी। अभी उसने बोला जो बोलना है, लेकिन क्या ये मीडिया में रिपोर्ट करने की कोई जरूरत है? इसके सिवाय इस प्रकार की उल्टी सुल्टी चीजें आती रहती है। एक मीडिया ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि जो चाइनीज प्रोपेगेंडा था, चाइना के एक प्रोफेसर ने खबर दी कि माइक्रोवेव नाम के वेपन्स चाइना भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं लद्दाख में। आप में से काफी लोगों ने माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल किया होगा। इसका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये आपको पता होगा कि इसके अंदर जो स्किन के नीचे वाला जो पानी है उसे गर्म किया जाता है और इससे काफी हीट बढ़ती है। तो उनका कहना था ये जो माइक्रोवेव रेस मारे गए, जिससे भारतीय सेना डर गई और वहां से भाग गई। बिल्कुल झूठ बात है। इस प्रकार के वेपन से डरना यह भारतीय सेना का काम नहीं है, लेकिन उल्टी खबर ये जरूर दी हमारे मीडिया के कुछ लोगों ने। और इसके सिवाय सोशल मीडिया के ऊपर दुष्प्रचार शुरू हुआ कि इसीलिए कि अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, इसीलिए कि अभी अमेरिका भारत को सपोर्ट नहीं करेगा, अभी इंडिया चाइना के साथ डील करना चाहता है और सीमा विवाद को रोकना चाहता है। बिल्कुल गलत बात है। अभी भी इलेक्शन यूएसए का खत्म होकर काफी समय हो गया है, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं आए हैं। उसके बाद फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इंडियन आर्मी अभी पीछे आने वाली है, चाइनीज आर्मी जहां पे रहेगी वहां रहेगी। तो कृपया ये जो इस प्रकार की ये जो न्यूज़पेपर्स है, उसमें से कुछ लोग जो बिके हुए हैं, इनकी उनकी तरफ ध्यान मत दो। आप सभी मीडिया वॉरफेयर के अंदर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर, साइबर वॉरफेयर के अंदर सोल्जर्स है और गलत चीज को आप आगे ना बढ़ाए। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई थी। आपको पता है कि ये जो एरिया है भूटान का, भूटान आप यहाँ पे देख रहे हैं, भूटान का कहीं यहाँ पे एरिया है जहाँ पे ये खबर आई कि चाइना ने एक विलेज तिब्बत से भूटान की सीमा के अंदर बसाया है। यानी कि चाइना ने भूटान में अतिक्रमण करके एक पूरा विलेज वहां पे बसाया है। अभी चाइना का भूटान बॉर्डर के ऊपर या हमारी जो बॉर्डर हमें लगी है, पास में कोई विलेजेस नहीं है, क्योंकि तिब्बत ये एक बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन इस प्रकार की इंक्रोचमेंट चाइना करता है तो जाहिर है कि हमें भूटान को मदद करनी पड़ेगी। जाहिर है कि पूरी दुनिया को मदद लेते हुए चाइना की जो दादागिरी है इसे रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो है वो ये जरूर हो रहा है। यहाँ पे मैं एक मैप में आपको नेपाल नजर आ रहा है। अच्छी चीज ये है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर श्री ओली जो हमारे खिलाफ गए थे, वो अभी हमारे साथ आ रहे हैं। और इसीलिए चाइना अभी इतना डरा हुआ है कि अगले 27 नवंबर को चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नेपाल को विजिट करके नेपाल को एक बार फिर से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करने वाले हैं। नेपाल के बारे में अभी ज्यादा नहीं। अभी इस दिवाली के अंदर हमने चाइना को बड़ा धक्का दिया। 40,000 करोड़ का सामान चाइना बेचता था, लेकिन इस समय नहीं बेच गया।
तो ये हमारी जो जनता है उनको हमने जरूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन आपने अपने आंख से देखा होगा अभी भी हमारे काफी सारे शॉपकीपर्स है जिन्होंने बहुत सारा चाइनीज माल पहले ही ला के रखा हुआ है, वो अभी शॉप्स में चाइनीज माल रख रहे हैं। और आपको पता है कि सरकार ने अभी ये कंपलसरी किया है कि जो माल चाइना से आया है इसके ऊपर मेड इन चाइना ये लिखना ही चाहिए। कोई भी चाइनीज टॉयज मत खरीदो, कोई भी चाइनीज चीज मत खरीदो, क्योंकि आज भी हमारे काफी सारे ट्रेडर्स है जिनके पास चाइनीज माल है। ऐसे जो ट्रेडर्स चाइनीज माल रखते हैं उनके ऊपर बिल्कुल बॉयकॉट करो, उनको सबक सिखाओ, क्योंकि अभी भी हजारों करोड़ रुपीस का माल, चाइनीज माल हमारे शॉपकीपर्स के पास, हमारे ट्रेडर्स के पास है। इसे हमने रोकना ही चाहिए। जब तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, कल परसों ही एक बड़ी घटना हुई थी। आपको जैसे मैंने पहले बोला था, ये जो है ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पे भारतीय सेना है। यहाँ पे बहुत अच्छा हमने चाइना जो इन्फिल्ट्रेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से, इसे हम अच्छी तरह से रोकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अभी इन्फिल्ट्रेशन जो किया, 4 दहशतवादी यहाँ से अंदर आ गए और ये जो यहाँ से रास्ता जो श्रीनगर के लिए जाता है, यहाँ कहीं पे उधमपुर होगा, तो इस रास्ते पे मूव हो रहे थे। और जहाँ पे हमें खबर मिली और हमारे सेना ने उनको साथ मुकाबला मुठभेड़ हुई जिसमें 4 दहशतवादी ये मारे गए। याद रखिए कि ये जहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर ये जो शुरू होता है, ये जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। यहाँ पे हमारा जो सीमा के ऊपर जो ध्यान है, यहाँ से ही उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था। तो इसके ऊपर और ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जो नीचे वाला एरिया है वहां पे दहशतवाद को पुनर्जीवित किया जाए। मैं आगे जाता हूं। कुछ 3 या 4 दिन पहले हमारे जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने एक घोषणा की कि अगले 2-3 साल के अंदर जो नक्सलवादी है या माओवादी है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, उनकी वो कमर तोड़ देंगे। अच्छी बात है, तोड़ना ही चाहिए। हम आशा करते हैं कि इसके अंदर उन्हें कामयाबी मिले, तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन आपको याद है कि इस प्रकार का ही स्टेटमेंट किया था 2008 साल में श्री चिदम्बरम ने, जो गृह मंत्री थे, और उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट उस समय शुरू किया, जिसके अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को ऑफेंसिव काम के लिए लाया गया। ये जो अफेक्टेड स्टेट्स है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टेट्स है बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह, जहाँ पे छत्तीसगढ़, जहाँ पे नक्सलवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो वहां पे पुलिस आक्रामक कार्रवाई नहीं करते थे, इसलिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को सेंट्रल कंट्रोल के अंदर ला के ऑपरेशन ग्रीन हंट ये शुरू किया गया। 2-2.5 लाख से ज्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 30-40 बटालियंस वहां पे है, सीआरपीएफ की 80-90 बटालियंस वहां पर है, सीआईएसएफ की बहुत सारी बटालियंस वहां पर है, आईटीबीपी की, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की भी संख्या वहां पर है। इसके सिवाय हर एक स्टेट ने अपनी इंडिया रिजर्व बटालियंस यानी आर्म फोर्सेस पुलिस बटालियंस तैयार की हुई है, वो वहां पर है। हर एक के पास अपना एसआरपीएफ यानी कि स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो वहां पे लाया है। तकरीबन 2-2.5 लाख से ज्यादा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वहां पर है। और जो आर्म नक्सल्स है उनकी संख्या केवल 2000 से भी कम होगी। तो इतने साल से फिर ये क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? इसका कारण यही है कि जो आक्रामक कार्रवाई इन्होंने करनी चाहिए, एक साथ कार्रवाई करनी चाहिए, ये नहीं हो रहा है। और इसके सिवाय जो लीडरशिप है सीएपीएफ की, जो पुलिस की, उन्होंने आगे जाके आक्रामक नेतृत्व करना चाहिए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये नहीं हो रहा है। इससे जो आक्रामकता है सीएपीएफ की, ये श्री अमित शाह समझ गए हैं। इन्होंने नाम भी पूछे हैं कि कौन से यूनिट्स है, कौन सी बटालियंस है, कौन से अधिकारी है जो आक्रामक कार्रवाई
नहीं कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि अभी आक्रामकता बढ़ेगी। और खास तो ये जो बीच वाला एरिया है, इनका जो जहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप है, इसके ऊपर हमला करके उनको बर्बाद किया जाए, करना चाहिए। ये 2 साल का मौका दे दो। अगर 2 साल के अंदर ये कर नहीं पाते हैं 2022 तक, तो शायद ये सिचुएशन फिर आप इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन पहले मौका जरूर दो पुलिस को, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, इनको बर्बाद करने का। ये कुछ ट्रैफिक रूल के बारे में हमारी देश में जो जनता है, उन्होंने क्या करना चाहिए ये उनको पता है। लेकिन ट्रैफिक रूल को तोड़ना ये हमारा जन्मसिद्ध हक है। हमने स्वच्छता रखनी चाहिए, ये हमें पता है। पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पता है। इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पता है। लेकिन हमारे में से कुछ लोग नहीं करते हैं। आज ये माना जाता है कि काफी सारे हमारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन वो टैक्स ही नहीं भरते। इसके कारण जो हमारे सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि काफी सारे लोग बड़े कारों में फिरते हैं, उनके शहर के अंदर बड़े-बड़े फ्लैट्स होते हैं, लेकिन चेक करिए कि वो इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हैं। आपको वो फिगर देख के हंसी आ जाएगी कि क्या ये पे करते हैं। तो करना क्या चाहिए? देश के सामने जो अलग-अलग हमारे पास चैलेंजेस है, उसका एक उत्तर है कि एक हम रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने। करना क्या चाहिए हमें पता है। डिजिटल पेमेंट करो, कैश का इस्तेमाल मत करो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मत होने दो, ईंधन की सुरक्षा करो। काफी सारी चीजें हैं, लेकिन करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये देश की सुरक्षा के अंदर सामान्य नागरिक का क्या कर्तव्य है, हमें पता है। और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश के देशभक्त और देश प्रेमी नागरिक। तो मैं आशा करता हूं कि हम हमारी जो जिम्मेदारी देश के प्रति है, ये निभाएंगे। अभी एक अच्छी खबर यह है, ये तिब्बत में जो सेल्फ इमोल्यूशन चलता है या आत्मदहन चलता है, इसकी फोटोग्राफ है। लेकिन आज के ही पेपर में आपने देखा होगा, तो तिब्बतन लोगों ने हमारे देश के अंदर धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे उन्होंने अपना एक गवर्नमेंट फॉर्म किया है, जिस जहां पे उनका एक सरकार चलता है। तो उनके सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी उन्हें पहली बार 60 साल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर राष्ट्रपति को वो जाके मिले हुए हैं। यानी कि यूएसए जो बाइडेन आने की बाद भी अभी तिब्बत की इंडिपेंडेंस को या तिब्बत की ऑटोनॉमी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये हम एक अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना के खिलाफ, ताकि चाइना के खिलाफ हम मल्टीपल फ्रंट खोल सकते हैं। मैं आगे जाता हूं। ये फोटोग्राफ एक्चुअली पहले आनी चाहिए थी, माफ करिए, थोड़ी एक बाद में आ गई। ये जो बीच वाला एरिया है, इसे बोलते हैं दंडकारण्य लिबरेटेड जोन। ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे पूरे ट्रेनिंग कैंप जो नक्सलवादी है वहां पे है। और इसमें 2 बड़े जंगल है, एक आबुशमाड़ का जंगल ये आप नजर आए, और दूसरा सरंदा का जंगल। लेकिन आज ये होता क्या है कि जो हमारे राजकीय पक्ष है, इनको हमने पूछना चाहिए कि नक्सलवादियों के बारे में आपकी पॉलिसी क्या है। आज पॉलिसी ये है कि ये राजकीय पक्ष बिल्कुल उनके खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ के अंदर जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है, ठप है। बिहार के अंदर ठप है। आंध्र प्रदेश में भी ज्यादा काम नहीं हो रहा है। झारखंड के अंदर भी काम नहीं हो रहा है। तो ये सभी राजकीय पक्षों को हमने बिल्कुल इशारा देना चाहिए कि अगर आप नक्सलवादियों के खिलाफ आपकी पॉलिसी नहीं शुरू करते हो, तो हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये राजकीय पक्ष बिल्कुल चुप बैठते हैं। सागरी सुरक्षा की बात हो रही है, इसलिए जितने दुनिया के ट्रेड रूट्स है, ये सब ट्रेड रूट्स हमारे देश के पास से जाते हैं, और खास तो चाइना के रूट्स। और यहाँ पे कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पे वो हम चाइनीज जो नेवी है, चाइना का जो ट्रेड है, जिसे रोक सकते हैं। जिसमें से एक है गल्फ ऑफ होमरूज। यहाँ पे जो चाइना का जो काफी सारा तेल है, वो यहाँ से आता है। ये देखिए, ये रास्ता वो
फॉलो करते हैं। दूसरा, ये जो चोक पॉइंट है और यहाँ पे सुएज कैनाल है, तो यहाँ से भी चाइना का काफी ट्रेड यूरोप के लिए आता है, वो यहाँ से नीचे से जाता है। और सबसे बड़ा चोक पॉइंट चाइना का जो है वो है मलक्का स्ट्रेट, जो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में है। तो हम चाइना को यहाँ पे रोक सकते हैं, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अगर शॉर्ट में बात की जाए तो पीस टाइम के अंदर हमारी जो सागरी सुरक्षा है, उनको धोखे कौन से है? एक है पोचिंग, यानी पोचिंग का मतलब ये होता है कि दूसरे देश के जो फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं वो हमारे एरिया में आके मच्छी चुराते हैं। इसे हमने रोकना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ नीचे श्रीलंका के वगैरह आ जाते हैं, तो इसे हमने रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो 200 नॉटिकल माइल का जो समुंदर है, वहां पे जो फिश है वो हमारी है। दूसरा जो बड़ा धोखा हमारे किनार सुरक्षा को है, वो है स्मगलिंग। बहुत ही ज्यादा स्मगलिंग होता है। 26/11 जैसे हमला नहीं हुआ, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस बोलती है कि हमने अच्छा काम किया। वेल, वो सफिशिएंट नहीं है। आज की पेपर में अगर आप देखें तो श्रीलंका से श्रीलंका को स्मगलिंग किया जा रहा है हल्दी, यानी कि टर्मरिक, इसलिए कि कोरोना बढ़ रहा है। टर्मरिक यानी कि जो हल्दी है, इसकी स्मगलिंग बढ़ रही है। ये स्मगलिंग क्यों होनी चाहिए? ये नॉर्मल ट्रेड क्यों नहीं हो सकता है? इसके सिवाय इन्फिल्ट्रेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, ये तो समुंदर से अभी कोई पकड़ा नहीं गया है, लेकिन ये माना जाता है कि जो सर क्रीक का एरिया है, वहां से इस प्रकार की कुछ चीजें जरूर आती होगी। पायरेसी यानी कि जो समुद्र के जो डाकू है, उसकी अभी थ्रेट काफी कम हो गई है, लेकिन एक समय था कि जो हमारे एरिया में वो आने की कोशिश कर रहे थे। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या जो हमारे नक्सलवादी है, ये माना जाता है कि उनको खास तो जो आर्म्स और एम्युनिशन का जो सप्लाई होता है, ये समुद्र की तरफ से होता है। जब समुद्र सामने आएगा तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, ये देश को कितना बड़ा धोखा है ये तो आपको पता ही है, लेकिन समुंदर से भी ये धोखा जो है ये काफी बड़ा है। जो उड़ीसा की कोस्ट लाइन है, अगर आप उड़ीसा की मीडिया इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। जो कोस्ट लाइन है उड़ीसा की, जो वहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां पर काफी संख्या में बांग्लादेशियों की इलीगल माइग्रेशन सेटल हुई है, और जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहती। इसके सिवाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ काम नहीं करना चाहती। जो इलीगल माइग्रेशन समुद्र से होता है, देखिए इलीगल माइग्रेशन जो लैंड रूट से होता है, इसके बारे में हमने बातचीत तो की है, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पे, खास तो पश्चिम बंगाल और जो ओडिशा का एरिया है, वहां पे इलीगल माइग्रेशन जो बांग्लादेशी का होता है वो समुद्र से होता है, तो इसे रोकना जरूरी है। ड्रग्स और फेक इंडियन करेंसी नोट्स, इसका भी प्रमाण काफी बड़ा है। आपको पता है कि न्यू बॉम्बे के अंदर तकरीबन पिछले एक साल में तकरीबन मेरे अंदाज से 1500 करोड़ या ऐसे कुछ बड़ा फिगर है, इतने 1000 करोड़ का ड्रग्स पकड़े गए थे न्यू बॉम्बे की जो गोडाउन्स होते हैं। ये कहाँ से आया ये पता नहीं है, क्योंकि ये केस मैंने बाद में फॉलो अप नहीं किया था, लेकिन काफी बार इलीगल ट्रेड से भी वो आ सकते हैं। तो इसके सिवाय क्या यहाँ से डर्टी बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन्स आ सकते हैं? क्या यहाँ से कोरोना आ सकते हैं? क्या यहाँ से 26/11 जैसा हमला हो सकता है? मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बात जरूरी ये है कि हमारे में से वो लोग जो हमारे समुद्र किनारे पे रहते हैं, उन्होंने हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है, वो कोस्ट गार्ड है या पुलिस है या नेवी है या CISF है या BSF भी है, हमारी उनकी फ्लोटिंग BOP है, अपना जो सर क्रीक का एरिया वहां पे, या BSF जो हमारी बांग्लादेश की सीमा है वहां पर भी है।
तो इन सब के हमने आंख और कान बनने चाहिए, और ये जो इस प्रकार से कुछ इन्फिल्ट्रेशन होती है, कुछ उल्टे काम होते हैं, उसके बारे में खबर देनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस कलेक्शन ये हमारी एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है, इसे हमने बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैंने बात करने की कोशिश की। मैं अभी 2-3 विषय के ऊपर मुझे अभी अगले 10 मिनट में रोकना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कुछ आपसे सवाल है तो हम सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं अभी ये पूछना चाहूंगा कि ये जो सर क्रीक का एरिया है, इसके बारे में आप देखिए, और सर क्रीक का जो एरिया है, यहाँ पर काफी स्मगलिंग होती है, यहाँ से काफी इलीगल चीजें होती है, वगैरह वगैरह। सर क्रीक एक्चुअली ये जो हरामी नाला उसका नाम है। हरामी नाला एक ऐसा नाला है कि जो काफी सारे मोड़ लेता है। शुरुआत इंडिया से पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान से फिर इंडिया में आ जाता है, और यहाँ पे ये इलीगल चीजों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा रूट है। यहाँ पे हमने हमारी जो फ्लोटिंग बीओपीज है, ये जरूर डाली हुई है, लेकिन जिस प्रकार से उनका काम होना चाहिए, उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। पिछले साल या अभी जो साल चला गया है, काफी सारी बोट्स वहां पे हमें इस किनार पट्टी पे मिली है कि ये जो बोट थी, ये बोट वहां पे तो पहुंची है, लेकिन इस बोट के अंदर बिल्कुल कोई आदमी उनको नजर नहीं आया। तो ये बोट अपने आप से थोड़ी वहां पर आई है, ऑब्वियसली इसे किसी ने लाया है, किसी पर्पज से लाया हुआ है। तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो स्मगलिंग जो होती है, ये स्मगलिंग रोकना, ये एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जो अभी हमने आगे ले जाना है। तो ये देखिए, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना काम करने की जरूरत है। हमारे वहां पे कोस्ट गार्ड की भी वहां पर है, नेवी की भी पेट्रोलिंग थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन आज यहाँ पे एक और बड़ा धोखा ये है कि हमारे काफी सारे फिशरमैन जो है, ये फिशरमैन फिशिंग करने के लिए काफी बार गलती से वहां पाकिस्तान की मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं, जिसे आईएमबीएल बोला जाता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लिमिट जो है, वहां पे क्रॉस करते हैं। और काफी बार जो पाकिस्तानी है, वो उन्हें पकड़ते हैं, जिससे उन्हें फिर जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर खटला चलता है। पाकिस्तान उनकी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश करता है, और इस ब्रेन वॉशिंग के बाद फिर उसमें से कुछ लोग जो है, वो पाकिस्तान के एजेंट बन जाते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ जो कुबेर जिसमें बैठ के कसब आया था, कुबेर का जो कैप्टन था, ये पाकिस्तान के जेल के अंदर था, ये आपको पता होना चाहिए। और शायद तभी पाकिस्तान ने उसको अपने मदद के लिए लिया होगा। तो ये इस प्रकार की हमारे जो फिशरमैन है, इनकी सिक्योरिटी खास तो इंडो पाकिस्तान और मैरीटाइम बाउंड्री के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे फिशरमैन पकड़े जाते हैं, तो उनकी लाखों रुपए की जो बोट है, इसे पाकिस्तान बर्बाद कर देता है। ये जेल में जाते हैं, पिटाई होती है, उसमें से उनको उल्टे काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। तो हमारा ये काम है कि इन्हें रोका जाए। वहां पे जाने के लिए कोस्ट गार्ड कोशिश तो करती है, लेकिन किसी भी समय एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारे 150-200 से ज्यादा जो हमारे फिशरमैन है, ये पाकिस्तान के जेल में होते हैं। तो हमने एक ऑल आउट एफर्ट करके ये जो फिशरमैन हमारे अभी पाकिस्तान में अटके हुए हैं, इनको हमने लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो पाकिस्तान उनको अपने साथ में लाएगा, और उनको कुछ उनसे उल्टे काम कराएगा। और दूसरा, हमने भी शायद उनके फिशरमैन को पकड़ना चाहिए, ताकि हम टिट फॉर टैट पकड़ सकते हैं। शायद आप ये सर क्रीक का जो एरिया है, ये पूरा देख पाएंगे कि ये कैसे अलग अलग चैनल से वहां पे कैसे आते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक डेंजरस एरिया है, जहाँ पे ये जो लोग हैं, ये काफी सारे उल्टे काम करते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर जो नजर रखने की जरूरत है, ये पॉइंट
मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। ये इसे सर क्रीक का एरिया बोला जाता है, इसे क्रीपी क्रीक भी बोला जाता है, जहाँ पे काफी सारे उल्टे काम होते हैं। तो इसके ऊपर नजर हम रखेंगे तो हमारी जो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, इसे सेफ करने में हमें काफी मदद मिलेगी। और यहाँ पर एक बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है यहाँ से ट्रेड चलता है। यहाँ पे जो कच्छ का जो एरिया है, ट्रेडिशनली यहाँ से ओमान और जो मिडिल ईस्ट के देश है, यहाँ से ट्रेड चलता था। और ये जो ट्रेड चलता था, जो वुडन बोट्स है, जिसे हाउस बोला जाता है, उसके अंदर ये ट्रेड चलता था। तो ये ट्रेड ट्रेड तो कोई खराब बात नहीं है, ट्रेड तो चलना चाहिए, लेकिन इसे बाद में ये इलीगल स्मगलिंग के अंदर काफी कन्वर्ट हो गया है। और इसमें यहाँ से फिर गोल्ड आना शुरू हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट के सामान आने शुरू हो गए, काफी सारे उल्टे काम हो रहे हैं। तो ये जो इलीगल ट्रेड जो है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सभी ये बोट्स ठीक रजिस्टर हुई है कि नहीं है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस एरिया के जो पुलिस है, उन्होंने एक बार वन टाइम चेक कैरी आउट करना चाहिए कि सभी बोट्स क्या ये रजिस्टर्ड है, क्या सभी बोट्स के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, समुद्र के अंदर वो जो जाते हैं तो क्या वो वही आदमी है जो है। अगर एक बोट जब कहीं बाहर जाती है तो उसका जो सेलिंग प्लान होता है, कहाँ जाने वाली है, ये पता होना चाहिए, ताकि उसके हलचल के ऊपर हम नजर रखें। और सभी फिशरमैन ऐसे करते हैं, ऐसी कोई नहीं बात करेगा, लेकिन कुछ लोग जो है, जो देश के खिलाफ काम कर सकते हैं, इनके ऊपर नजर रखना ये इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका आपको नजर आ रहा है, हमारा जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ये नजर आ रहा है। और आपको पता है कि तमिलनाडु का ये जो भाग है जाफना वगैरह का, यहाँ पे ऑपरेशन पावन के लिए भारतीय सेना गई थी। 3 साल 3.5 साल वहां पे थी। 3,500 भारतीय सेना के जवानों ने अपना खून यहाँ पे बहाया है। पहले तो वो गए थे वहां पे जो तमिल है उनको मदद करने के लिए, लेकिन बाद में एनिमी बदली हो गया और एलटीटी के खिलाफ भारतीय सेना ने काम किया। बहुत ज्यादा खून इस इलाके में भारतीय सेना का बहा हुआ है। तो इस समय ये जो तमिल जो नाडु का जो किनार पट्टी है, यहाँ पे ये जो तमिल इलम के लोग थे, एलटीटी के उनके बेसिस थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलता था, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते थे। तो इन्हें रोकने के लिए हमने ऑपरेशन ताशा ये शुरू कर दिया था, जिसमें पुलिस थी, जिसमें नेवी थी, जिसमें कुछ कोस्ट गार्ड के लोग थे, लोकल बोट्स के अंदर ये पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन इनको बिल्कुल कोई कामयाबी नहीं मिली। 3 साढ़े 3 साल ये सब चला, एक भी सीजर ये कर नहीं पाए। इसका कारण ये था कि ये जो तमिल इलम के जो दहशतवादी थे, वो समुद्र को बहुत अच्छा जानते थे। किनार पट्टी का जो एरिया है, वहां पे बहुत जानते थे, कहाँ पे लैंड होना है, कहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं होती है, इसके बारे में जानते थे। तो आज अभी भी इस प्रकार की, अभी तो खैर एलटीटी चला गया है, तो इसलिए वो जो खतरा था वो खत्म हो गया है। लेकिन जो गुजरात कोस्ट लाइन का जो खतरा है, ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। तो ये अभी चलेगा। तो इसलिए हमने इसकी तरफ अच्छी तरह से देखना चाहिए, और जो गलतियां हमने पहले की थी, उसे हमने ठीक तरह से सीखना चाहिए। तो मैं अभी आ जाता हूँ सीधा जो हमारी जो ये जो एरिया है, यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे हम बोलेंगे कि ये जो एरिया है सुंदरबन का एरिया। सुंदरबन के एरिया के अंदर से भी काफी स्मगलिंग होती है, काफी उल्टे काम होते हैं। और ये जो एरिया है, यहाँ से जो मतलब जो वेपन्स और आर्म्स एम्युनिशन चाहिए नक्सलवादियों को, वो यहाँ से जाते हैं। तो इसके ये जो किनार पट्टी का ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, इसे ज्यादा और मजबूत करने की जरूरत है। मैं आगे जाता हूँ। आज इंडो पैसिफिक ओशन के बारे में मैं बातचीत नहीं करूंगा। ये कुछ और हीरोज देखिए कि जिन्होंने अपने प्राण का बलिदान पिछले महीने में दिया हुआ है, सभी के। और इसमें आप ऑफिसर्स भी देख सकते हो, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो यहाँ पर है, ये सब देखिए। तो इन सब को हम एक बार सैल्यूट करते हैं और वो आगे जाते हैं। चाइना नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है, वहां पे उसे एक्टिवेट करना चाहता है, और जो नागा बंडखोर है, इनको वो आर्म्स देना चाहता है। और अभी तक
4 सोल्जर्स हमने पिछले 2 महीने में यहाँ पे गंवाए हुए हैं और 13 जो इंसर्जेंट्स नागा बंडोखोर है उनको हमने मारा हुआ है। तो मैं अभी आज कश्मीर के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, ना मैं अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं अभी इतना ही बात करूंगा कि 26/11 के बाद अभी काफी समय हो गया है, तो क्या हमारी जो सागरी सुरक्षा है क्या वो अभी सही हुई है, तो अभी हमने क्या क्या किया हुआ है। तो मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगा कि अभी हमारा जो किनारा है, इस किनार पट्टी के ऊपर अभी 3 टियर सिक्योरिटी है। पहले टियर के अंदर हमारी पुलिस है, कोस्टल पुलिस, जो 12 नॉटिकल माइल या 20 नॉटिकल माइल का एरिया देखते हैं, वहां पे वो पेट्रोलिंग करते हैं, उनके पास बोट्स वगैरह है। 20 से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक कोस्ट गार्ड है, और कोस्ट गार्ड के पास सबसे ज्यादा शिप्स है, उनको जो टेरिटोरियल वाटर्स है वहां पर भी पेट्रोलिंग करने के लिए बोला है, बोर्डिंग ऑपरेशंस करने के लिए बोला है, ध्यान देने के लिए बोला हुआ है। और 200 नॉटिकल माइल के बाद नेवी की जो बोट्स है वो पेट्रोलिंग करती है, उनके जो मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है वो रेकी करते हैं। काफी जगह पे यूएवी या ड्रोन की मदद से भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है। और इसी प्रकार से जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वहां पर भी 3 टियर सिक्योरिटी होती है। और जो बड़े बड़े शहर है वहां पे जो बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट की प्रोटेक्शन करने के लिए CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। आज बॉम्बे हार्बर की जो सिक्योरिटी है अंदर की, वो CISF के पास है, तो उन्होंने अपना काम और अच्छा करना चाहिए। इसके सिवाय जैसे मैंने बोला, रण ऑफ कच्छ के अंदर फ्लोटिंग बॉर्डर आउट पोस्ट है BSF की, और इसके सिवाय जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, सुंदरबन का समुद्र किनारा, वहां पर भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के फ्लोटिंग आउटपोस्ट है। इसके सिवाय हमने रडार्स लगाए हुए हैं हमारी सीमा के ऊपर, जिसका जो पूरा जो शिप्स वहां पे ट्रेवल करती है उन्हें ट्रैक किया जाता है। उसकी इंफॉर्मेशन जो हमारे जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर्स होते हैं यहाँ पे जाते हैं। इसके सिवाय हम हर एक बोट जो बड़ी है उसे AIS की मदद से चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी, जो कोस्टल सिक्योरिटी है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें पुलिस का काम क्या है, इसमें कोस्ट गार्ड का काम क्या है, नेवी का काम क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या करना चाहिए, और जो सारी एजेंसीज है उन्होंने क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी जो हमारी जनता वहां पे रहती है, खासतौर फिशरमैन कम्युनिटी, उन्होंने किस प्रकार से मदद करनी चाहिए, ये अलग अलग विषय है जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे। तो मैं अभी अगले 2 मिनट में मैं प्रेजेंटेशन को रोकने वाला हूँ। ये देखिए हमारी कोस्ट गार्ड की जो कुछ अच्छी बोट्स है, ये यहाँ पे कैसे काम करते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। उनकी एडवांस ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स, इंटरमीडिएट पेट्रोलिंग वेसल्स, FPV यानी कि फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स, ये अलग अलग प्रकार की बोट्स उनके पास है जो कि अच्छा काम करती है। खास तो ये जो एयर कुशन गाड़ी व्हीकल जो है, ये एक इम्पोर्टेंट है। जो मार्शी एरिया होता है, जहाँ पे दलदल है, यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हवा से ऊपर 2-3 फीट के ऊपर ये चलते हैं। तो इसके बारे में अभी बात करने के लिए समय नहीं है। हमारे पास अच्छे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, चेतक है, एडवांस लाइस हेलीकॉप्टर्स है, जिनकी मदद से सीमा के ऊपर नजर रखी जाती है। और ये सब अलग अलग जो वेसल्स है, ये एक साथ आपको यहाँ पे नजर आते हैं। पुलिस के पास जो हमारी बोट्स है वो यहाँ पे आपको नजर आती है। ये देखिए, ये हमारी बोट्स आपको नजर आएगी। और फिशिंग कम्युनिटी क्या कर सकती है, इसके बारे में अभी हम आगे आने वाले सब जो हफ्ता होगा इसमें इसके ऊपर बात करेंगे। तो एक बार ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, और इसके बाद कुछ मैं आपसे सवाल जवाब लेने की जरूर कोशिश करूंगा। देखते हैं कि कोई सवाल इसमें आया है कि नहीं। अगर आए होंगे तो हम जरूर ये कुछ सवाल जरूर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे रुकता हूँ। और अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसलिए कि मैं ज़्यादा पेजेस से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए अगर आप कुछ सवाल चैट में डाल सकते हैं तो अच्छा होगा। कोई सवाल है प्रमोद? अगर कोई सवाल है तो मुझे जरूर दिखाइए, क्योंकि इसलिए कि
मैं इसके ऊपर हूँ। एक साथ काफी सारे पेज के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम ये जो सवाल है इसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर है कोई सवाल तो मुझे जरूर भेजिए। सवाल के बारे में मुझे बताइए कुछ। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ सर सवाल। अपने को रिस्पांस बहुत अच्छा है, हाँ, बट ओके अभी तक सवाल कुछ नहीं है। सभी लोगों ने हम लोगों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय ओके हिंद, ऐसा सभी लोगों ने भिजवाया हुआ है। ओके कोई बात नहीं। ये अच्छी बात है कि इतना सारा रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो लोगों को मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे तो पहले फेसबुक के ऊपर लाइक करिए, आप फॉलोअर बनिए, ताकि जब हम हफ्ते में 1 या 2 बार इसके ऊपर विषय के ऊपर बातचीत करते हैं तो अगला जो सवाल है ये आपके पास आएगा। लेकिन आप कुछ अजिंक्य विवेक जय हिंद बोल रहे हैं, तुकाराम जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, मनोहर जी भारत माता की जय बोल रहे हैं। आप सबका मैं ये जान सकता हूँ। शिरीष पाठक जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, स्नेहा जोशी जी नमस्कार बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, आज देश की सबसे बड़ी ताकत ये हमारे देश के देशभक्त और देश प्रेमी नागरिक है। हमने क्या करना चाहिए, मैं एक बार फिर ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, देश के लिए हम नॉर्मल जीवन के अंदर बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं और ये हमने करने चाहिए। जैसे कि कान और आंख खुला रखना चाहिए। आपके एरिया में कोई धोखा है तो उसकी खबर आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को देनी चाहिए। जो आप खरीदारी करते हो चाइनीज गुड्स के ऊपर 100% बॉयकॉट होना चाहिए। जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो चाइनीज चीजें अभी भी बेचते हैं उनके ऊपर बॉयकॉट होना चाहिए। जो प्रोपेगेंडा वॉर आपके मोबाइल में पहुंचा हुआ है, आपके लैपटॉप में पहुंचा हुआ है, इसके ऊपर नजर हमने नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी काफी चीजें हैं जो रोज के जीवन में हम कर सकते हैं। जो देश के कानून है उसे फॉलो करो, देश का जो डिसिप्लिन है उसे फॉलो करो, किसी ना किसी को मदद करने की कोशिश करो। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं इस फील्ड को वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करो। यानी कि अगर आप स्टूडेंट है तो इतना ज्यादा पढ़ाई करो कि आप समझ लीजिए अर्जुना जो हमारे महाभारत का सबसे श्रेष्ठ स्टूडेंट है उससे भी ज्यादा अच्छे बनो। अगर आप साइंटिस्ट है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम से आगे चले जाओ। अगर आप कोई एंटरप्रेनर है तो आप माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है उनके आगे चले जाओ। यानी कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, फार्मिंग है, शॉपकीपिंग है, कोई प्राइवेट बिजनेस है, रिटायर्ड है, तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो और उसे वर्ल्ड क्लास बनाओ और ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को मदद करो ताकि हम सब एक टीम के मुताबिक काम करेंगे और हमारे देश को बड़े होने में मदद करेंगे। यहीं पे मैं रुकता हूँ और अभी आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करके कि इसे लाइक करिए। तब तक मैं आपकी विदा लेता हूँ। जय हिंद।